हेलो फ्रेंड्स, रेस आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के या स्टेट सर्विसेज के, उन सभी को हम लोगों की शुभकामनाएं कि आप लोग अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मैं अजय शुक्ला, रेस आईएएस में समाजशास्त्र और साथ ही सामान्य अध्ययन का आपका जो प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित जो समाज या सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे या सोशल इश्यूज से एसोसिएटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं या उनके जो भी डायमेंशंस हैं उनको मैं यहाँ कवर करता हूँ या उनको गाइड करता हूँ। आज मैं मुख्य रूप से जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लोग हैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा। आज मुख्य विषय ये होगा कि समाजशास्त्र क्या है और किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से यह हमारे ओवरऑल प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज में हेल्पफुल हो सकता है। अगर हम देखें तो जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, हम में से सभी लोग चूंकि समाज में ही रहते हैं तो इनसे संबंधित जो कुछ भी मुद्दे हैं और जो कुछ भी परिघटनाएं हैं, जो कुछ भी इससे संबंधित अवधारणाएं हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी के बारे में हम लोग अवेयर होते हैं। लेकिन हम लोग बचपन से ही जो भी अपने परसेप्शंस, अपनी धारणाएं समाज के बारे में बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। समाजशास्त्र में यही जो कॉमन सेंस से अचीव्ड हमारे खुद की नॉलेज बैंक है, उन्हीं के संदर्भ में हमको थोड़ा सा व्यवस्थित होना होता है। अगर हम देखें तो हम परिवार में रहते हैं, हम समाजशास्त्र में परिवार के बारे में पढ़ते हैं। यदि हम देखें तो हम किसी जातिगत समूह के सदस्य होते हैं, जाति के बारे में पढ़ते हैं। नातेदारी संबंधों का अनुपालन करते हैं तो नातेदारी संबंधों को पढ़ते हैं। इसके अलावा परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, जिन भी चीज़ों का हमारा डे टू डे का इंटरैक्शन होता है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो हमारे रीति रिवाज हो, उन्हीं के संदर्भ में हमको इसमें अध्ययन करना होता है। लेकिन दोनों के बीच में अंतर यह होता है कि पहले जो हमारे खुद के परसेप्शन है वो केवल और केवल हमारी सामान्य धारणाएं हैं, और जब हम किसी विषय को विज्ञान के रूप में देखते हैं तो विज्ञान में हमें कुछ अवधारणाएं, कुछ सिद्धांत और फिर कुछ तथ्यों के माध्यम से उनकी पुष्टि, इसके द्वारा उसे एक व्यवस्थित रूप देना होता है और हम समाजशास्त्र में यही करने का प्रयास करते हैं। अगर हम समाजशास्त्रीय अध्ययन की बात करें तो समाज के जो भी पहलू हैं, अगर हम देखें तो परंपरागत रूप से इसके हर एक पहलू में पहले से ही कोई ना कोई विशिष्ट विज्ञान, मतलब कि स्पेसिफिक सोशल साइंस उन डायमेंशंस की स्टडी करता रहा है। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल एरिया की बात करें, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, तो परंपरागत रूप से हम राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के भीतर उसकी एनालिसिस करते रहे हैं। उसके लिए हम बहुत सारी थ्योरीज देते रहे हैं, उनके जो प्रोसेसेस हैं उनको हम एनालाइज करते रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का भी अध्ययन बहुत पहले से ही विशिष्ट विज्ञान के रूप में होता रहा है। इसी तरीके से अगर आप धर्म की बात करें तो धर्मशास्त्र या थियोलॉजी के भीतर उसका विश्लेषण होता रहा है। कानून का अगर हम देखें तो उसका कानून शास्त्र के भीतर होता रहा है। इसी तरीके से अगर हम अपनी भौगोलिक दशाओं की बात करें तो उसका ज्योग्राफी में होता रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस के भीतर होता रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे सामाजिक जीवन के जितने भी पक्ष हैं, परंपरागत रूप से उन सभी पक्षों का विशिष्ट विज्ञानों के रूप में अध्ययन होता रहा है। लेकिन ये सभी के सभी विज्ञान एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं और केवल समाज के उन्हीं क्षेत्रों के संबंध में ही अपनी सिद्धांतों की रचना करते हैं या उनका व्याख्यात्मक विश्लेषण करते हैं जिनसे वो संबंधित होते हैं। इसलिए उसमें वो सूक्ष्म और गहन और विशेषीकृत अध्ययन करते हैं। लेकिन लंबे समय से समाज वैज्ञानिकों का यह मानना था कि अगर हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी डेवलप करना है, अगर हमें समाज का एक समग्रात्मक समझ को विकसित करना है, तो हम अगर अलग अलग इसके विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करते रहेंगे तो उनका एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, उनसे कैसे प्रभावित होते हैं, इनकी हम पूर्णतः समझ विकसित करने में सक्षम नहीं हो सकते।
ऐसी स्थिति में समाज वैज्ञानिकों को लगा कि हमको एक ऐसे सामान्य विषय या विज्ञान की जरूरत है जो समग्रात्मक दृष्टि से होलिस्टिक व्यू के आधार पर संपूर्ण समाज को एक अकेले अध्ययन के भीतर विश्लेषित करने में सक्षम हो। इसका मतलब कि किस तरीके से राजनीतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव आर्थिक प्रक्रियाओं पर पड़ता है, किस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं का प्रभाव सामाजिक, सांस्कृतिक या पारिवारिक या शैक्षणिक जो भी अन्य क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार से इनका प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से इन पक्षों के द्वारा ये सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। समाजशास्त्र को इसीलिए एक समग्रात्मक विश्लेषण के सामान्य विज्ञान के रूप में विकसित किया गया, जिसमें कि समाज के सभी पक्षों का सामान्य अध्ययन करते हुए उनसे जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं, उनसे हमारी जो भी प्राप्तियां होती हैं, उनके एकीकरण के माध्यम से एक ऐसे समग्रात्मक समझ को, एक ऐसे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश की जाती है जिससे कि हम संपूर्ण सामाजिक वास्तविकता को समझने में सक्षम हो सकें। समाजशास्त्र को यदि आप देखें तो ये एक बहुत ही नया विज्ञान है। समाजशास्त्र 1831 में ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा विकसित किया गया। अगर समाजशास्त्र के आप अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी को देखें तो सोशियोलॉजी दो भाषा के दो शब्दों के योग से बना है। पहला लैटिन जो कि सोसियस है और दूसरा ग्रीक जो कि लोगोस। सोसियस का मतलब होता है कलेक्टिविटी और लोगोस का मतलब होता है शास्त्र। इसका मतलब कि समूह में रहने वाले लोगों का जब अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही आप समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र को यदि आप देखें तो आरंभिक जितने भी फाउंडिंग फादर्स थे, जो भी हमारे संस्थापक विचारक थे, उन लोगों ने इसके विषय वस्तु के विश्लेषण के संदर्भ में जो अपना दृष्टिकोण दिया उसको कहते हैं संश्लेषणात्मक संप्रदाय, उसको कहते हैं सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल का मतलब कि जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, पारिवारिक हो, जितने भी पक्ष आपके समाज के होते हैं, उन सभी पक्षों से संबंधित जो भी सामान्य धारणाएं हैं, उन धारणाओं की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए उसके इंटीग्रेशन के माध्यम से, उनके एकीकरण के माध्यम से एक ऐसी समझ को विकसित करना जिससे कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को हम समझने में सक्षम हो सकें, उसके बारे में एक सामान्य समझ को विकसित कर सकें। लेकिन इसी समय कुछ ऐसे भी विचारक थे जिन लोगों ने यह माना था कि अगर हमें समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में विकसित करना है तो हमें भी जितने भी विशिष्ट विज्ञान है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, जितने भी इस तरीके के विज्ञान हैं जो कि विशेषीकृत आयामों का ही विश्लेषण करते हैं समाज के, इसी प्रकार से समाज के ऐसे किसी आयाम का चुनाव हमें करना चाहिए जिसका कि विशेषीकृत अध्ययन हम कर सकें, जिससे कि हम उसमें गहन अध्ययन और साथ ही सीमित अध्ययन करके सैद्धांतिक निरूपण करते हुए कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों की रचना करने में सक्षम हो सकें। इन विचारकों का मानना था कि जो भी हमारी सामाजिक क्रियाएं और सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उनके स्वरूपों का विश्लेषण अभी तक किसी भी स्वतंत्र या विशिष्ट विज्ञान के भीतर नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में सिमेल जैसे कुछ विचारकों ने यह कहा कि हमें इन प्रक्रियाओं के स्वरूपों के अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए और इनके दृष्टिकोण को स्वरूपात्मक संप्रदाय या फॉर्मलिस्टिक स्कूल कहते हैं। इसका मतलब कि फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्शन एंड प्रोसेसेस, उनकी एनालिसिस का विज्ञान ही समाजशास्त्र होना चाहिए। खैर, ये तो जो भी इसके उद्विकासीय संदर्भ थे वो तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन अगर आप देखें तो हमने अभी आपसे कहा कि हम लोगों का जो कुछ भी अपना सामान्य ज्ञान होता है, जो भी हम अपने सामाजिक जीवन के क्रम में अपनी अनुभूतियां रखते हैं और उससे जो भी हम अपनी सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में जो भी विचार विकसित करते हैं, वो हमारी सामान्य समझ होती है। जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो सामान्य रूप से हमारा उद्देश्य केवल और केवल उनको परिभाषित करते हुए उन्हें सिद्धांतों के रूप में परिवर्तित करना होता है। क्योंकि अगर किसी भी विज्ञान को आप देखें तो उसके तीन पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है कुछ अवधारणाएं, इसके बाद इन अवधारणाओं की पुष्टि के संदर्भ में दिए गए कुछ सिद्धांत, और साथ ही इन सिद्धांतों को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तथ्यों का संकलन। तो कोई भी विज्ञान तीन चीजों से मिलकर बनता है, पहला अवधारणा, दूसरा सिद्धांत और तीसरा तथ्य। किसी भी अगर आप विशिष्ट विज्ञान में देखें तो चूंकि वो
सामाजिक जीवन के किसी विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, इसलिए उससे संबंधित जो भी अवधारणाएं होती हैं वो विशिष्ट होती हैं, विशिष्ट अर्थ लिए हुए होती हैं। साथ ही उनके संदर्भ में जो भी हमारे दार्शनिक विचारक रहे हैं उन्होंने अपने विचारों के आधार पर कुछ सिद्धांतों का निरूपण किया। जैसे कि अगर आप राजनीति शास्त्र में ही देखें तो आरंभिक जो भी द्वंद्व की अवस्था थी वहां से निकलने के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो कि हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया, और फिर बाद के विचारक या हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इन सिद्धांतों को कुछ तथ्यों के सापेक्ष पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप विशिष्ट विज्ञानों की बात करते हैं तो विशिष्ट विज्ञानों में सामान्य रूप से आप देखेंगे कि आपको इन न्यूमेरस कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज और फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है कि आपको बहुत सारे, मतलब आप मान सकते हैं कि लगभग असंख्य आपको अवधारणाओं की जरूरत होती है, सिद्धांतों की जरूरत होती है और तथ्यों की। जैसे कि अगर आप इतिहास की बात करें तो वहां पे आपको इन न्यूमेरस फैक्ट्स को रटने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको सिद्धांत के साथ साथ बहुत सारे तथ्यों को, इसी तरीके से अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो जो भी आपके नए डेवलपमेंट होते हैं, इसके अलावा जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और प्रोसेसेस हैं, उन सब के बारे में आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उनको रटने की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र की विशेषता यह है कि हमने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का समग्रात्मक विश्लेषण करने वाले एक सामान्य विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। चूंकि सामान्य विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया, इसलिए अगर आप इसमें अवधारणाओं की बात करें, सिद्धांतों की बात करें और तथ्यों की बात करें तो ये बहुत ही सीमित संख्या में होते हैं और ऐसे अवधारणाएं होती हैं जिनको कि हम अपने डे टू डे के लाइफ में, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में लगातार उपयोग में लाते रहते हैं। लेकिन हाँ, समस्या बस यही होती है कि हम अपनी जो काम चलाऊ अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी हम अपने इंटरप्रिटेशंस डेवलप करते हैं, जो कि फंक्शनल होते हैं, हमारे रोजमर्रा की आवश्यकताओं के संदर्भ में, उनके थ्रू हम अपने इंटरैक्शंस को कंप्लीट करने और अपनी बातों को दूसरे तक कम्युनिकेट करने में कैपेबल हो पाते हैं। हम उन्हीं अवधारणाओं को उन्हीं रूप में ही स्वीकार कर लेते हैं, उनके वैसे ही इंटरप्रिटेशंस या उनके उसी प्रकार के अर्थ निरूपण करते हुए अपने जीवन को संचालित करते रहते हैं। लेकिन जब आप समाजशास्त्र में आते हैं तो बहुत छोटी छोटी अवधारणाएं हैं, जैसे कि समूह के ही संदर्भ में फिर औपचारिक और अनौपचारिक समूह के ही विशिष्ट स्वरूप, जैसे कि अगर आप बात करें तो समिति, संस्था, अभिकरण, संगठन, या इसके बाद फिर अगर हम इसके आंतरिक पक्ष की बात करें तो सामाजिक संरचना या सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक प्रकार्य। तो इन शब्दों का प्रयोग तो हम दिन प्रतिदिन के जीवन में करते ही हैं। इसी तरीके से क्रिया, अंतरक्रिया, इनका भी प्रयोग हम दिन प्रतिदिन करते हैं। लेकिन जब आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो आपका काम बस इतना होता है कि किसी भी विज्ञान में किसी भी शब्द का जो भी पारिभाषिक अर्थ है, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। समाजशास्त्र में यदि आप देखेंगे तो इस तरीके की लगभग 25-30 अवधारणाओं के अर्थ को आपको स्पष्ट करना होता है, क्योंकि हमको ये महसूस तो होता है कि हम इन शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं। जैसे कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक, या इसी तरीके से हम दिन प्रतिदिन के जीवन में बात करते हैं वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर आप ध्यान देके देखें तो क्या आप इसके वास्तविक अर्थ को समझते हैं? क्या आप उसके एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशंस को डेवलप करते हैं, या केवल और केवल जिनसे आपका काम चल जाता है, केवल आप उसी रूप में उनके अर्थों को स्वीकार कर लेते हैं? तो मेरा काम केवल और केवल इतना होता है कि जो भी आपके 20-25 अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को आपके सामने स्पष्ट कर दें, साथ ही उन अवधारणाओं का एक दूसरे से क्या अंतर संबंध है इसको स्पष्ट कर दें। इसके बाद फिर आप खुद देखेंगे कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसे कि आप पूरी तरीके से खुद ही समझते हुए कहीं से भी पढ़ करके अच्छा परफॉर्म करने में कैपेबल हो सकते हैं। तो आज पहले हम छोटी छोटी कुछ अवधारणाओं का एग्जाम्पल देंगे आपको,
उन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि आखिर में अभी तक हम जो इसका अर्थ लगाते थे उसके बजाय इस डिसिप्लिन के भीतर इसे हमें किस रूप में देखना चाहिए, साथ ही विभिन्न अवधारणाएं किस तरीके से एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और किस तरीके से इन अवधारणाओं से संबंधित ही सिद्धांत आगे के समाजशास्त्रियों ने दिए हैं। अभी हमने जो बात की कि समाजशास्त्र में हम अपने जीवन से संबंधित जो छोटी छोटी अवधारणाएं होती हैं उन्हीं के संदर्भ में एक विज्ञान है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बस ये हो जाता है कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, सैद्धांतिक संदर्भों में उसका क्या अर्थ होता है और एक विज्ञान के रूप में उन शब्दों का किस रूप में प्रयोग किया जाता है, और साथ ही ये जो भी शब्द जिन अवधारणाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक दूसरे से किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, इस चीज को हम आपको बहुत ही ब्रीफली अभी समझाते हैं। इसके बाद फिर जब हम अगली वीडियोस में आपसे मिलेंगे तो वहां पे हम जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको हम आपसे अलग अलग उनकी चर्चा करेंगे और उन्हें स्पष्ट करेंगे। अगर आप समाजशास्त्र को देखें तो समाजशास्त्र है क्या, जैसा कि हमने कहा सोशियस एंड लोगोस, मतलब कि एक कलेक्टिविटी में रहने वाले लोगों से संबंधित जो कुछ भी परिघटनाएं हैं, जो भी फिनोमिना है, जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं और उनसे जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं, जो भी उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनकी एक जनरल स्टैंडिंग को डेवलप करते हुए उनकी व्याख्या करना, यही समाजशास्त्र का उद्देश्य है। समाजशास्त्र एक मूल्यांकनात्मक विज्ञान नहीं है, ये एक न्यूट्रल साइंस है। समाजशास्त्र में हम ये नहीं देखने का प्रयास करते हैं कि क्या होना चाहिए, बल्कि केवल और केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है। लेकिन क्या है इसके संदर्भ में हमको फिर जो कुछ भी हमारी अवधारणाएं हैं उनको परिभाषित करने की आवश्यकता होती है, और चूंकि कलेक्टिविटी से संबंधित ये अवधारणाएं होती हैं तो सबसे मूलभूत जो अवधारणा होगी वो क्या होगी, ह्यूमन कलेक्टिविटी। ह्यूमन कलेक्टिविटी को अगर हम एक लेमैन की भाषा में, एक सामान्य व्यक्ति के संदर्भों में देखें तो हम उसे समूह कहते हैं, एक ग्रुप कहते हैं। अगर आप देखें तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि बहुत सारे जीव जंतु भी समूह में ही रहते हैं। समूह में क्यों रहते हैं, इसके पीछे समाजशास्त्रियों का कहना है कि 3 मूलभूत कारण हैं। पहला तो होता है आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि हमारी इतनी डाइवर्सिफाइड, इतनी विभेदीकृत आवश्यकताएं होती हैं कि हम अपने आप में अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। कहीं ना कहीं हमें दूसरे के ऊपर निर्भरता या उनके मदद की जरूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में हम समूह का निर्माण करते हैं। दूसरा, सुरक्षा की भावना। बहुत प्रकार के थ्रेट, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो फिजिकल हो, बहुत तरीके के कहीं ना कहीं थ्रेट हमारे जीवन में बने रहते हैं और उनसे सुरक्षा हम अगर सामूहिक रूप से प्रयास करें तो ज्यादा सहजता से अर्जित कर सकते हैं। तो सुरक्षा के संदर्भ में भी हम समूहों का निर्माण करते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है समूहशीलता की प्रवृत्ति, जिसे कि ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट भी कहते हैं, कि हमें जन्म से ही एक प्रवृत्ति मिलती है जिसमें हम भावनात्मक रूप से दूसरे से जुड़ने का और उनसे जुड़कर समूहों को निर्मित करने का प्रयास करते हैं। तो ये 3 मुख्य कारक हैं जिनके आधार पर हम इन समूहों का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में देखें तो समूह का मतलब होता है किसी भी एक स्थान पर लोगों का कलेक्शन, लोगों का संकलन, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, उसको हम समूह कह देते हैं। लेकिन जब आप समाज विज्ञान में आते हैं, समाजशास्त्र में आते हैं, तो समूह को भी आप एक विशेष पारिभाषिक अर्थ देते हैं। जितने भी मानव समूहन होते हैं, ह्यूमन कलेक्टिविटीज होती हैं, अगर आप देखें तो उनके नेचर के आधार पर हम उनको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम कहते हैं सोशल एग्रीगेट या सामाजिक समुच्चय। सोशल एग्रीगेट का मतलब क्या है कि किसी एक निश्चित स्थान पर, किसी एक निश्चित समय पर लोगों का एक ऐसा संकलन जिनमें जिज्ञासा का समान बिंदु हो या हितों की समानता हो, सिमिलरिटी ऑफ इंटरेस्ट या कॉमन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, इसके आधार पर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम पर अगर लोगों की कलेक्टिविटी होती है तो उसको हम सोशल एग्रीगेट कहते हैं।
ऐसी कलेक्टिविटी में लोगों में म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं होती है, एक दूसरे के प्रति जागरूकता नहीं होती, उनको ये नहीं पता होता कि उनके बगल में कौन है, और म्यूचुअल अवेयरनेस न होने के कारण वो एक दूसरे के साथ किसी तरीके के इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी तरीके की अंतरक्रिया नहीं करते, और अंतरक्रिया न करने के कारण उनमें कोई निश्चित संबंध नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जैसे ही आपका इंटरेस्ट फुलफिल हो जाता है, आपको हितों की पूर्ति हो जाती है, या आपकी जो भी जिज्ञासा है वो शांत हो जाती है, तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और ये जो कलेक्टिविटी है ये डिस्पर्स हो जाती है। इसका मतलब कि एक अनस्टेबल कलेक्टिविटी होती है। जैसे किसी मेले में आई हुई भीड़, सड़क पे किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी लेते हुए लोग, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रहे लोग, या किसी पार्क में टहलते हुए वृद्ध लोग, ये सभी लोग एक पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम पे एक जगह पे कलेक्टेड हैं। इनमें सिमिलरिटी ऑफ इंटरेस्ट है या कॉमन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं है। और म्यूचुअल अवेयरनेस ना होने के कारण उनमें किसी तरीके का इंटरैक्शन नहीं है, और इंटरैक्शन ना होने के कारण कोई डेफिनेट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, जिससे जैसे ही इंटरेस्ट फुलफिल होता है सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी अगर आप कलेक्टिविटी की बात करें तो उसे होता है सोशल कैटेगरी, उसे कहते हैं सामाजिक श्रेणी, या उसे कहते हैं सामाजिक कोटि। जब भी आप अपने जनरल स्टडीज को पढ़ते हैं या आप सोशल साइंसेज में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि कैटेगरीज की बात बहुत ज्यादा की जाती है। सामाजिक श्रेणी या सामाजिक कोटि होता क्या है? ये एक सांख्यिकीय समूहन है, एक स्टैटिस्टिकल ग्रुप है। स्टैटिस्टिकल ग्रुप का मतलब कि इसे कोई कैटेगराइजर अपने स्टडी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोगों में मिलने वाली सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांट के क्रिएट करता है। किसी भी कैटेगरी के मेंबर्स के लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक साथ प्रेजेंट हो। उनके लिए ये भी जरूरी नहीं होता कि वो ऐसे किसी कलेक्टिविटी के पार्ट हैं इसके बारे में वो अवेयर हों, कि ऐसे किसी समूहन के वो हिस्से हैं, उसके भाग है, उसके प्रति उनमें जागरूकता हो, ये भी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें कि कोई एक कैटेगराइजर या कोई एक रिसर्चर किसी भी एक शहर की जनसंख्या को वहां के रिहायशी इलाकों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटे, तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी कैटेगरी का पार्ट होगा। या वो लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर बांटे, उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर बांटे, उनकी इनकम के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड करे, या इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे कि एक जैसा खेल खेलने वाले लोग, एक जैसा वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग, एक जैसी बीमारी से पीड़ित लोग, इस तरीके का जो समूहन जो कि केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, अमूर्त रूप में केवल और केवल अध्ययन के उद्देश्य से किया जाता है, इसको आप एक सामाजिक कोटि या सामाजिक श्रेणी कहते हैं। लेकिन जब आप सामाजिक समूह की बात करते हैं तो सामाजिक समूह इन दोनों से थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले अगर आप समाज वैज्ञानिकों का संदर्भ लें तो गिडिंग्स ने सामाजिक समूह को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि भीड़ को हम सामाजिक समूह इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके सदस्यों में पारस्परिक जागरूकता के अभाव के कारण कोई निश्चित अंतरक्रिया नहीं मिलती, और निश्चित अंतरक्रिया न मिलने के कारण उनमें कोई निश्चित संबंध नहीं मिलता। इस तरीके से उनका कहना था डेफिनेट इंटरैक्शन बेस्ड डेफिनेट रिलेशन, जो कि इस कलेक्टिविटी को एक रिलेटिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, ऐसी कलेक्टिविटी को हम सामाजिक समूह कहते हैं। इनकी इसी बात को मैकाइवर एंड पेज ने भी एक्सेप्ट किया। उनका कहना था कि सामाजिक समूहों का निर्माण सामाजिक संबंधों के आधार पर होता है। सामाजिक संबंध क्या होता है? जो कि हम एक दूसरे के साथ सामाजिक अंतरक्रिया करते हुए विकसित करते हैं। तो जो बात गिडिंग्स ने कही वही बात मैकाइवर ने भी कही, यही बात ऑकबर्न और निमकॉफ ने भी कहा। उनका कहना था कि जब कुछ लोग
एक स्थान पर मिलकर एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने का, एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं, तब वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने का मतलब क्या है? व्यवहार को प्रभावित करने का मतलब होता है एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया। अब चूंकि अंतरक्रिया का संदर्भ हम ले रहे हैं, तो बार बार जब भी कोई आप अवधारणा देख रहे हैं तो उसमें क्रिया, अंतरक्रिया, इस तरीके के शब्दों का बार बार प्रयोग हो रहा है। सामान्य रूप से हम अपनी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बनाए होते हैं, लेकिन यहां पे हम आपको क्रिया को बहुत ही सामान्य शब्दों में परिभाषित कर देते हैं कि क्रिया का मतलब होता क्या है। क्रिया का मतलब अगर आप देखें तो सामान्य रूप से कोई भी शारीरिक या वाचिक गतिविधि को ही हम क्रिया कहते हैं। कोई भी वर्बल या फिजिकल एक्टिविटी, उसी को हम एक्शन कहते हैं। लेकिन जब समाज विज्ञान की बात आती है तो समाज विज्ञान में सबसे पहले पेरेटो ने सामाजिक क्रिया को परिभाषित करने का प्रयास किया था। उनका कहना था कि क्रिया दो प्रकार की होती है। एक को उन्होंने कहा था रेशनल एक्शन और दूसरे को उन्होंने कहा था नॉन रेशनल एक्शन। पहले को उन्होंने कहा था तार्किक क्रिया और दूसरे को उन्होंने कहा था कि अतार्किक क्रिया। उनका कहना था कि जब भी हम किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर तार्किक रूप से अपने क्रियाकलापों को निर्धारित करते हुए उन्हें संचालित करते हैं, तब हम उसे तार्किक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर आपने रात में खाना बहुत ज़्यादा खा लिया और ओवर डाइटिंग के चलते आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और उसको डाइजेस्ट करने के लिए आप अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे हैं, तो ये आपकी जो क्रिया होगी ये आपकी तार्किक क्रिया होगी। दूसरी उन्होंने कहा अतार्किक क्रिया, जिसे कि हम स्पॉन्टेनियसली या स्वाभाविक रूप से, अचेतन रूप से जिसे हम संपादित करते हैं, जिसके लिए हम जागरूक नहीं होते। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में है, किसी मानसिक उलझन की अवस्था में है और इस अवस्था में वो बेचैनी में अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा है, तो क्रिया तो इसकी वही है जो कि इससे पहले वो कर रहा था, लेकिन यहां पे वो स्वाभाविक रूप से कर रहा है और साथ ही उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसको उन्होंने कहा अतार्किक क्रिया। पेरेटो का कहना था कि तार्किक क्रिया गणित और तर्कशास्त्र की विषय वस्तु है और जो भी स्पॉन्टेनियसली इमर्स्ड एक्शन है, जो भी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न क्रियाएं हैं, वही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। लेकिन जब मैक्स वेबर ने इसको एनालाइज किया तो मैक्स वेबर का कहना था कि हम समाजशास्त्र में तार्किक या अतार्किक क्रिया, रेशनल या नॉन रेशनल एक्शन की एनालिसिस नहीं करते हैं, बल्कि सोशल एक्शन की एनालिसिस करते हैं। सोशल एक्शन का मतलब क्या? उनका कहना है कि किसी सामाजिक परिस्थिति में, सामाजिक परिस्थिति जिसमें आप अकेले ना हो बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति भी हो, क्योंकि समाज का निर्माण हमेशा व्यक्तियों के मिलने से होता है। एक अकेला व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं करता। उनका कहना है कि किसी सामाजिक परिस्थिति में, इसका मतलब कि कोई दूसरा पक्ष भी हो, कोई व्यक्ति अपने सामाजिक मूल्यों मानदंडों के आधार पर कोई अर्थ लगाते हुए उसके संदर्भ में कोई क्रिया करता हो और सामने वाला व्यक्ति भी उन्हीं मूल्यों मानदंडों के आधार पर उसका वही अर्थ निकालता हो जिससे कि उसकी व्यवहार या क्रिया प्रभावित होती हो, ऐसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर आपको भूख लगी हुई है और आप अकेले अपने कमरे में बैठ करके कोई अच्छी चीज खा रहे हैं, यह सामान्य रूप से एक तार्किक क्रिया होगी क्योंकि आपको भूख लगी है और आप इसके लिए ही खा रहे हैं। लेकिन अगर आपके कमरे के सामने आपके दोस्त के कमरे की बालकनी है और आप उसको चिढ़ाने के लिए कोई अच्छी चीज दिखाते हुए खा रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति भी ये समझ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया होगी। जब आपकी क्रिया की कोई प्रतिक्रिया भी होती है
अगर वही सामने वाला आपका दोस्त आपको और भी कुछ बेहतर चीज दिखा करके आपको चिढ़ाने के प्रयास में खाने लगता है, तो ये उसकी प्रतिक्रिया है। तो आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया ये दोनों मिलकर के अंतरक्रिया कहलाती है। अगर आप देखें तो समाज के निर्माण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सामाजिक क्रिया। लेकिन सामाजिक क्रिया उत्पन्न कब होती है? जब आप पारस्परिक जागरूकता को प्रदर्शित करें। पारस्परिक जागरूकता, जैसे कि अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है लेकिन आप उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जागरूकता नहीं रखते कि वो क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, परिवार के कितने सदस्य हैं, इस तरीके की कोई भी जागरूकता अगर आपकी और उसकी एक दूसरे के प्रति नहीं है तो आपके बीच किसी भी तरीके का दुआ सलाम नहीं होगा। इसका मतलब कि अंतरक्रिया नहीं होगी, और अंतरक्रिया नहीं होगी तो आप में और उसमें किसी भी प्रकार के संबंध नहीं होंगे। तो गिडिंग्स ने यही कहा था कि चूंकि भीड़ के जो भी सदस्य होते हैं वो पारस्परिक जागरूकता नहीं रखते और पारस्परिक जागरूकता न रखने के कारण उनमें कोई निश्चित अंतरक्रिया और निश्चित संबंध नहीं मिलते, इसलिए हम इस कलेक्टिविटी को सामाजिक समूह नहीं कहते। ऑकबर्न ने भी यही कहा कि जब कुछ लोग एक स्थान पर एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, प्रभावित करने का मतलब अब आपने समझ लिया कि क्या है, एक दूसरे से अंतरक्रिया करना, कि एक दूसरे से जब वो अंतरक्रिया करते हैं तो निश्चित संबंधों का निर्माण करते हैं और निश्चित संबंधों के माध्यम से सामाजिक समूह का निर्माण होता है। ऑकबर्न के इस विचार को मर्टन ने भी एक्सेप्ट किया। मर्टन का भी कहना था कि सामाजिक समूहों का निर्माण सामाजिक संबंधों के आधार पर होता है, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना था कि किसी भी प्रकार के सामाजिक संबंध से सामाजिक समूह का निर्माण हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई संबंध बहुत ही क्षणिक हो, मोमेंट्री हो। जैसे अगर मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और कोई ट्रेन मूव कर रही है और उस पर चढ़ने वाला कोई यात्री दौड़ते हुए आता है और चढ़ने के क्रम में अपने बैग को स्टेशन पे ही छोड़ देता है। आप बैग को उठा के उसे देते हैं और वो आपको धन्यवाद कहता है। दोनों लोगों के बीच में एक निश्चित अंतरक्रिया होती है, एक निश्चित संबंध बनता है, लेकिन यह अंतरक्रिया और यह संबंध क्षणिक होता है। इस आधार पर मर्टन का कहना है कि हमारी जो अंतरक्रियाएं हैं उनमें बारंबारता का होना, उनका फ्रीक्वेंट होना और जो उनसे संबंधों का निर्माण होता है उसमें एक सापेक्षिक स्थायित्व, रिलेटिव स्टेबिलिटी का होना आवश्यक है, तभी हम किसी सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। मर्टन की इस बात को जॉनसन ने भी एक्सेप्ट किया। जॉनसन का भी कहना है बारंबारता पर आधारित अंतरक्रिया से निर्मित होने वाले सापेक्षिक रूप से स्थायी संबंध ही सामाजिक समूह को निर्मित करते हैं। लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना था कि यह कोई जरूरी नहीं कि फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन बेस्ड जो रिलेटिवली स्टेबल रिलेशन है वो किसी सोशल ग्रुप को फॉर्म करे ही, किसी सामाजिक समूह का निर्माण करे ही, क्योंकि हमारा ये इंटरैक्शन निगेटिव भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कि दो देशों की युद्धरत सेनाएं काफी लंबे समय तक एक दूसरे से अंतरक्रिया कर सकती हैं, लेकिन उनकी वो अंतरक्रिया नकारात्मक होगी। ऐसी स्थिति में सामाजिक समूह का निर्माण नहीं होगा। इस आधार पर जॉनसन का कहना है कि ऐसी अंतरक्रिया का सकारात्मक होना और संबंधों का सहयोगात्मक होना, इंटरैक्शन का पॉजिटिव होना और रिलेशंस का कोऑपरेटिव होना भी जरूरी है। अगर हम इन सभी थिंकर्स का, जितने भी हमने आपको विचारकों के नाम बताए, इन विचारकों के जो भी अपने विचार हैं उनको अगर हम समराइज करें तो एक लाइन में हम कह सकते हैं सामाजिक समूह लोगों का एक ऐसा संकलन है जिनके मध्य निश्चित संबंध मिलते हैं। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग डेफिनेट रिलेशन। डेफिनेट रिलेशन का मतलब क्या है? जो कि पॉजिटिव हो या कोऑपरेटिव हो और साथ ही रिलेटिवली स्टेबल हो। देखिए, अभी यहां तक आपको इन अवधारणाओं को समझाने के संदर्भ में हम जिन भी थिंकर्स का नाम ले रहे हैं,
इसका पर्पस केवल और केवल उन अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन थिंकर्स को आपको याद नहीं करना, लेकिन जब आप इनको इस तरीके से अलग अलग भागों में विभाजित सुनते हैं तो आपको उसे समझने में आसानी होती है। इसीलिए मैं इन थिंकर्स का नाम ले रहा हूं। इसलिए इस चीज के ऊपर बिल्कुल ही फोकस ना कीजिएगा कि किन थिंकर्स ने क्या कहा, बस आपको मोटे तौर पे ये समझना होता है कि किन किन बातों को कहा गया, और साथ ही लास्ट में उनको इंटीग्रेट करते हुए आप एक लाइन में उसे कैसे समराइज कर सकते हैं। उस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक लाइन में आप किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि सामाजिक समूह क्या है, लोगों का एक ऐसा संकलन जिनके मध्य निश्चित संबंध हो, क्योंकि निश्चित संबंध ही उसको एक रिलेटिव स्टेबिलिटी देते हैं, और यही निश्चित संबंध अगर आप देखें तो सामाजिक समुच्चय में नहीं मिलता, सोशल एग्रीगेट में ये निश्चित संबंध नहीं मिलता, इसीलिए उसमें कोई रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं होती। वो एक ट्रांजिटरी ग्रुप होता है, एक संक्रमणकालीन संकलन होता है जो कि हितों की प्राप्ति के साथ ही विघटित हो जाता है। अगर हम सामाजिक समूह का संदर्भ लें तो जो भी अभी हमने आपको परिभाषाएं दी या जो भी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हमने विचारकों की बात की, तो इसके माध्यम से यदि आप देखें तो छोटे समूहों का संदर्भ तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि छोटे समूहों में सदस्य एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हुए निश्चित संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे समूहों को किस प्रकार परिभाषित करें जिनकी सदस्य संख्या हजारों, लाखों या करोड़ों तक हो। जैसे कि अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, या आप अपने राजनीतिक दलों में ही देखें कि जो भी आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो उनकी सदस्य संख्या करोड़ों तक है। और अगर आप अपने देश की ही बात करें और उसको एक समूह के रूप में देखें तो इतनी बड़ी जनसंख्या में सभी का एक दूसरे के साथ जागरूकता को प्रदर्शित करना, उनके साथ निश्चित अंतरक्रियाओं को करना, उनके साथ निश्चित संबंधों का निर्माण करना, यह संभव नहीं हो सकता। ऐसे बड़े समूहों को किस तरीके से परिभाषित किया जाए, इसके लिए मर्टन का कहना था कि अगर किसी भी संकलन में दो पक्ष मिलते हैं, एक व्यक्तिपरक पक्ष और दूसरा वस्तुपरक पक्ष। व्यक्तिपरक पक्ष का मतलब कि सब्जेक्टिव एस्पेक्ट और वस्तुपरक पक्ष का मतलब ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट। यह व्यक्तिपरक और वस्तुपरक क्या होता है? व्यक्तिपरक का मतलब होता है कि किसी भी तथ्य के संदर्भ में, किसी भी वस्तु के संदर्भ में, किसी भी परिघटना के संदर्भ में आपकी अपनी जो भी पूर्व धारणाएं, पूर्व मान्यताएं हैं, उनके आधार पर आप क्या सोचते हैं। और वस्तुपरक पक्ष या वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव, इसका अर्थ होता है कि किसी भी तथ्य के बारे में जो कि आपसे बाहर है, किसी बाह्य कारक के सापेक्ष तार्किक रूप से आप क्या सोचते हैं। और साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि जो आप सोचते हैं सभी लोग तार्किक रूप से वैसा ही सोचते हैं, क्योंकि ये हम सबसे बाहर होती है, जिसका कि हम तटस्थता से, न्यूट्रलिटी के साथ एग्जामिनेशन किसी अदर फैक्ट के रेफरेंस में कर सकते हैं। मर्टन का कहना है कि समूह में अगर इस तरीके के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स मिलते हैं किसी कलेक्टिविटी में, तो हम उसे एक समूह कहते हैं। सब्जेक्टिव कि व्यक्ति स्वयं अपने आप को किसी समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार करे, उसके मूल्यों, मानदंडों और प्रतीकों का सम्मान करे। जैसे कि अगर आप अपने आप को भारतीय मानते हैं तो साथ ही यहाँ के जो भी राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, यहाँ का संविधान, जो भी नियम कानून है उनका सम्मान करें, उनके प्रति जागरूकता प्रदर्शित करें। दूसरा वस्तुपरक पक्ष, उस समूह के अन्य सदस्य और शेष समाज, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, आपको उस विशिष्ट समूह के सदस्य के रूप में पहचाने। जैसे कि अगर आप अपने आप को भारतीय मानते हैं तो भारत के अन्य नागरिक आपको भारतीय नागरिक के रूप में देखें, और दुनिया के बाकी लोग भी आपको भारतीय नागरिक के रूप में ही आइडेंटिफाई करें। इस आधार पर मर्टन का कहना है, सामाजिक पहचान, सोशल रिकॉग्निशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल ग्रुप। सामाजिक पहचान सामाजिक समूह के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। यहां तक तो बात हो गई सामाजिक समूह की, जो कि मूलभूत अवधारणा है, जो हमने कहा कि यहीं से आपका समाजशास्त्र शुरू होता है।
और फिर आप देखेंगे कि इसी अवधारणा पे ही बाकी लगभग सभी अवधारणाएं टिकी हुई होती हैं। जैसे कि जब आप समूह की बात करते हैं तो समूह का संदर्भ हमने लिया कि आपको कि लोगों का एक ऐसा संकलन जिसके सदस्यों में निश्चित संबंध मिलते हैं। निश्चित संबंध दो तरीके के हो सकते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है? जिसे कि आप किसी निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तार्किक रूप से बनाएं। जैसे कि अगर आप किसी राजनीतिक दल से संबद्ध होते हैं तो वो तार्किक रूप से होते हैं, उसकी विचारधारा और अपनी विचारधारा इन दोनों के संदर्भ में अगर एक सामंजस्य को देखते हैं तो तार्किक रूप से आप उसकी सदस्यता लेते हैं और उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनका आप पालन करते हैं। किसी विद्यालय में यदि आप एडमिशन लेते हैं, किसी कोचिंग संस्था में यदि आप प्रवेश लेते हैं तो ऐसा काम आप तार्किक रूप से करते हैं। इसी तरीके से अगर आप बीमार हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे संबंधों की स्थापना करते हैं, तो ये आपका तार्किक है। इसका मतलब कि यह निर्माण आप औपचारिक ढंग से करते हैं। ऐसे संबंधों को आप कहते हैं औपचारिक। अनौपचारिक जो कि स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है, जैसे कि जब आप अपने विद्यालय में थे या अपने विश्वविद्यालय में थे तो वहां पे देखा कि आप एक कक्षा के भी पार्ट थे, आप एक कक्षा के भी भाग थे, जिसमें कि आपने कुछ प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तार्किक रूप से ही संबंधों को स्थापित किया था, वहां अपने आप को इनरोल किया था। वहां पे जो कुछ भी स्ट्रेंथ थी 45, 60, 80, 100, 120 जितने भी थे, उससे एक समूह का निर्माण हुआ जो कि औपचारिक समूह था, जिसका कोई निश्चित लक्ष्य था कि किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम की शिक्षा देना और साथ ही उसका सर्टिफिकेशन करना। लेकिन साथ ही आपने देखा कि कुछ समय जब वहां पे बीता तो लोगों से जब आप स्वाभाविक अंतरक्रिया कर रहे थे तो जिन लोगों के साथ आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच हुई, जिनसे कि आपको भावनात्मक लगाव महसूस हुआ, उन सभी लोगों के साथ जुड़ करके आपने छोटे छोटे अलग अलग समूहों का निर्माण कर लिया। ये छोटे छोटे अनौपचारिक समूह जिनका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था, लेकिन निश्चित लक्ष्य न होने के कारण वो व्यापक हितों की पूर्ति के माध्यम हो जाते हैं। वो आपके सभी सुख दुख में, आपके सभी सही गलत कामों में आपका साथ देते हैं। तो ऐसे रूप जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले समूह होते हैं उनको आप कहते हैं अनौपचारिक समूह। तो जब आप आगे का विभाजन देखेंगे, आगे की अवधारणाएं देखेंगे तो वो इन्हीं औपचारिक और अनौपचारिक समूहों के ऊपर निर्भर करती है। पहले हम बात करते हैं औपचारिक समूह का। औपचारिक समूह, जब आप समूह में एक और विशेषता जोड़ते हैं, निश्चित लक्ष्य, लोगों का एक ऐसा संकलन जिसके सदस्यों में निश्चित संबंध के साथ निश्चित लक्ष्य भी है। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग डेफिनेट रिलेशन एंड डेफिनेट गोल। जब आपने लक्ष्य के ऊपर बल दिया, जब आपने गोल को एम्फसाइज किया, तो ऐसे सोशल ग्रुप को आप कहते हैं एसोसिएशन। ऐसे सामाजिक समूह को आप कहते हैं समिति। इसका मतलब हर समिति समूह होती है, लेकिन हर समूह समिति नहीं होता। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप अपने कक्षा की बात करें तो वो एक समिति है, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे मित्र मंडली का समूह विकसित हुआ वो सामान्य रूप से केवल समूह है, क्योंकि उसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं। जब समिति में ही आप और आगे बढ़ते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति का संदर्भ लेते हैं कि समिति अपने लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करती है, तो फिर हम इसे एक अन्य भाग में विभाजित करते हैं। ऐसी समिति जो कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों का उपयोग करती है, जिसकी कोई व्यवस्थित कार्य पद्धति ना हो, कोई नियमों की व्यवस्था ना हो, ऐसे सामान्य रूप से अपने लक्ष्य को अर्जित करने वाली समिति को आप सामान्य रूप से केवल समिति या एसोसिएशन ही कहते हैं। लेकिन एक ऐसी समिति जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में व्यवस्थित कार्य पद्धति या नियमों की व्यवस्था को अपनाती है, सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज या रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू अपनी एक्टिविटीज को डिफाइन करते हुए
अपने गोल को अचीव करने का प्रयास करती है, ऐसी समिति को आप संगठन कहते हैं। ऐसे एसोसिएशन को आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर आप विश्वविद्यालय में देखें छात्र संगठन, तो जो स्टूडेंट्स यूनियन होता है वो देखें कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसका कि कोई डेफिनेट गोल है, चाहे वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को फुलफिल करना, उनको अपलिफ्ट करना हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसकी कोई व्यवस्थित कार्य पद्धति नहीं होगी। कभी वो ऑन टेबल डायलॉग में पार्टिसिपेट करेगा, कभी वो शांतिपूर्ण धरना या प्रदर्शन करेगा, कभी वो तालाबंदी करेगा और कभी हिंसक आंदोलन भी कर सकता है। इसका मतलब कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में उसकी कोई एक व्यवस्थित और निर्धारित कार्य पद्धति नहीं है। लेकिन वहीं जब आप बैंक, बीमा कंपनी, ब्यूरोक्रेसी, इस तरीके के समितियों को देखें जिनका कि कोई निश्चित लक्ष्य है, ऐसे संगठित समूहों को देखें जिनका कोई निश्चित लक्ष्य है और जो व्यवस्थित कार्य पद्धति के माध्यम से अपने लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रयास करते हैं, जो सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करने का प्रयास करते हैं, ऐसे एसोसिएशंस को आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब व्यवस्थित कार्य पद्धति प्लस समिति, इसे हम संगठन कहते हैं। अब बात आती है इस व्यवस्थित कार्य पद्धति और नियमों की व्यवस्था की। कोई भी संगठित समूह अपने लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए जिन भी व्यवस्थित कार्य पद्धतियों और नियमों की व्यवस्था को विकसित करता है, जिससे कि विधिक या सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, ऐसे व्यवस्थित कार्य पद्धतियों और नियमों की व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इसका मतलब कि इंस्टीट्यूशन कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ एक्टिविटी है या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रूल्स रेगुलेशंस है। जैसे अगर आप परिवार की बात करें तो परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों से मिलकर बनने वाला समूह है। हस्बैंड वाइफ और उनके अपने या एडॉप्ट किए हुए बच्चों के समूह को ही परिवार कहते हैं। अगर आप परिवार को देखें तो परिवार अस्तित्व में कैसे आता है? विवाह रूपी संस्था से। यहां संस्था का मतलब क्या है? वो व्यवस्थित कार्य पद्धति जिसे कि एक स्त्री तथा पुरुष संपादित करते हैं, जिससे कि उन्हें समाज में वैवाहिक परिस्थिति अर्जित हो सके। क्योंकि जब आप एक लाइन में पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप इज मैरिज। यौन संबंधों का संस्थागत स्वरूप विवाह कहलाता है। तो विवाह के संदर्भ में अगर आप देखें तो एक व्यवस्थित ऐसी कार्य पद्धति है जिसे कि विधिक या सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो। क्योंकि आप इस एग्जाम्पल से इस बात को समझ सकते हैं कि एक स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के साथ 12-15 साल से साथ साथ रहते हों, उनके अपने 2-4 बच्चे भी हों, लेकिन उन्होंने उस व्यवस्थित कार्य पद्धति या नियमों की व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जिसे कि आपके समाज में या आपके लीगल सिस्टम में मैरिज या विवाह कहते हैं। आपको क्या लगता है कि इन 12-15 सालों में भी उन्हें पति पत्नी की परिस्थिति सामाजिक या विधिक रूप से मिल सकेगी? क्या उनके बच्चों को वैधानिकता अर्जित हो सकेगी? जो चीज उन्हें 12-15 वर्षों में अर्जित नहीं हो पाती, अगर उन्होंने उस व्यवस्थित कार्य पद्धति को या नियमों की व्यवस्था को अपना लिया होता जिसे कि विवाह कहते हैं, जिसमें कि उन्हें केवल घंटे 2 घंटे ही इन्वेस्ट करना होता, तो जो स्वीकृति उन्हें 12-15 वर्षों में अर्जित नहीं हुई वो उन्हें तत्काल रूप से प्राप्त हो जाती। इसका मतलब कि कोई भी समिति जब अपने लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रयास करती है और साथ ही अपने लक्ष्यों की वैधता या सामाजिक स्वीकृति को भी प्राप्त करने का प्रयास करती है, तो वो ऐसे कार्य पद्धतियों या नियमों की व्यवस्था को निर्मित करती है जिससे कि लक्ष्य प्राप्त होने के साथ ही उन्हें विधिक और वैधानिक स्वीकृति भी स्वाभाविक रूप से अर्जित हो सके।
अगर आप देखेंगे तो संस्था का बहुत ही व्यापक आयाम है। सभी संदर्भों में आप देखेंगे, चाहे आपका राष्ट्रगान हो, राष्ट्रध्वज हो, कोई भी आपकी साहित्य की शैली हो, संगीत के प्रकार हो, चित्रकला हो, यहाँ तक कि आपकी करेंसी हो, प्रॉपर्टी हो, इन सभी के संदर्भ में आप हमेशा बात करते हैं कि इसका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे जब ये टॉपिक्स आएंगे। अब बात आती है इनफॉर्मल ग्रुप की। इनफॉर्मल ग्रुप में अगर आप देखें तो हम एक शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं जिसे हम कहते हैं समुदाय या कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न कोई समूह पारस्परिक निर्भरता की भावना के साथ अपने संपूर्ण जीवन को वहीं व्यतीत करता है। स्वाभाविक रूप से उत्पन्न समूह, पारस्परिक निर्भरता, इसका मतलब कि तार्किक नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से निर्मित संबंध, इनके आधार पर अपने संपूर्ण जीवन, मतलब कि अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उसमें अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसी क्षेत्रीय इकाई या भौगोलिक समूह को हम समुदाय कहते हैं। समुदाय के संदर्भ में भी आप देखेंगे छोटी छोटी सी अवधारणाएं हैं, जैसे कि लघु समुदाय, लोक समुदाय, या इसके अलावा आजकल आप जीएस में भी देखते हैं और अपने ऑप्शनल में भी देखेंगे कि आपको नगरीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय, इनकी बात की जाती है। तो अगर आप देखें तो ये समुदाय भी क्या है? समुदाय भी समूह का ही एक विशिष्ट स्वरूप है, लेकिन उसके साथ एक और विशेषता जुड़ गई, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो केवल एक एक विशेषताएं ऐसे ही धीरे धीरे आपके इन शब्दों के साथ जुड़ती जाती हैं और कुल मिला जुला करके इस तरीके की आपको 20 से 25 अवधारणाएं समझनी होती हैं। जब आप इनके शब्दों को समझने लगते हैं, इसके अर्थ को स्पष्ट कर लेते हैं, तो समाजशास्त्र फिर आप किसी भी रूप में बहुत ही सहजता से समझने में सक्षम हो पाते हैं। जब आप सामाजिक समूह की बात करते हैं तो फिर सामाजिक संरचना या संरचना की भी बात आती है। संरचना क्या है? जब भी कोई परिघटना एक अकेली इकाई से ना बनी हो बल्कि अनेक इकाइयों के संयोजन से उसका निर्माण होता हो, तो इन इकाइयों का क्रमबद्ध प्रकार्यात्मक संयोजन, सिस्टमेटिक फंक्शनल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, इसको आप संरचना कहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए कि एक टेबल वॉच है, तो टेबल वॉच की बहुत सारी इकाइयां हैं, जैसे कि उसका केस है, उसका डायल है, उसकी सुइयां हैं, बहुत सारे लीवर्स हैं, स्प्रिंग है, मॉडर्न टाइम की बात करें तो बैटरी है। ये सब इसकी अलग अलग इकाइयां हैं। लेकिन अगर आप मान लें कि इन सभी इकाइयों को केवल और केवल एक जगह पे गैदर करके आपने उसके केस में भर दिया, तो क्या इससे आप अपने समय देखने की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे? अगर आपको अपने समय देखने की आवश्यकता को पूरा करना है तो उसकी इकाइयों के बीच एक व्यवस्थित अंतर संबंध को स्थापित करना होगा। जब आप विभिन्न इकाइयों के बीच इस प्रकार के व्यवस्थित अंतर संबंध को स्थापित करते हैं जिनसे कि वो किन्हीं परिणामों को प्रदान करने, किन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को जनरेट करने में कैपेबल हो सके, तो ऐसे सिस्टमेटिक इंटररिलेशन बिटवीन पार्ट्स को आप सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन सामाजिक संरचना के साथ ही आप सामाजिक व्यवस्था शब्द का भी प्रयोग करते हैं, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्या है? सोशल सिस्टम की केवल और केवल अगर हमने विभिन्न इकाइयों के बीच एक व्यवस्थित अंतर संबंध स्थापित कर दिया तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपके आवश्यकता की पूर्ति में योगदान दे सके। अगर वो स्थिर संरचना है, जैसे कि कोई कुर्सी है, तो उसके विभिन्न जो भी इकाइयां हैं उनको आपने एक साथ एक स्टेबल रिलेशन, एक स्थायी संबंध दे दिया तो आपके उस पर बैठने की आवश्यकता पूरी होगी। लेकिन अगर घड़ी है तो वो गतिमान होकर के ही आपकी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो सकती है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ में आपको और क्या करना होगा कि व्यवस्थित अंतर संबंधों के निर्माण के साथ आपको
उसमें अंतरक्रिया के प्रतिमान की एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से अंतरक्रिया करेंगे, किसी एक लीवर के घूमने से दूसरा लीवर कितना घूमे, उसके माध्यम से छोटी सुई कितनी प्रभावित हो, बड़ी सुई कितनी प्रभावित हो। जब आप उनके इस अंतरक्रिया के प्रतिमान को भी व्यवस्थित कर देते हैं तो फिर आप अपनी समय देखने की आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं। अंतरक्रिया के इस प्रतिमान को आप सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। मतलब अंतर संबंधों के प्रतिमान को पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशन इज ए स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन इज सोशल सिस्टम, और इन दोनों से जो परिणाम मिलते हैं उनको आप कहते हैं सोशल फंक्शन। तो इसी तरीके के छोटे छोटे कुछ शब्द हैं जिन्हें कि आपको अवधारणाओं के रूप में समझना होगा, और उन अवधारणाओं के संदर्भ में बहुत ही, चूंकि फाउंडिंग फादर्स जो भी हमारे समाजशास्त्र के जनक हैं, और आप किसी भी विज्ञान में देखें कि जो भी जनक होते हैं उनकी जो भी धारणाएं होती हैं वो बहुत ही सहज होती हैं। जो भी मॉडर्न थिंकर हैं तो वो बहुत सारे पहले के थिंकर्स जो होते हैं उनके थॉट्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हुए कॉम्प्लेक्स थ्योरीज बनाते हैं। लेकिन जब आप सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे सभी फाउंडिंग फादर्स हैं और सबका अपना कोई एक बेसिक ओरिएंटेशन, और उसी ओरिएंटेशन के आधार पे ही, अपने उस अभिमुखन के आधार पे ही उन्होंने अपने सिद्धांतों की रचना की। तो सभी के सिद्धांत बहुत ही सरल और बहुत ही सहज हैं, जिसे कि आप आसानी से समझ सकते हैं और साथ ही आसानी से आप उसे लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम आपको इन सभी टॉपिक्स को इंडिपेंडेंटली एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे।